वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद पैगाम। एक्स पर लिखा, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शंस वजीर आजम को बताए। जराए का कहना है कि पाकिस्तान ICC को बजरिया खत एहतजाज रिकॉर्ड स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। ICC से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को ICC के दोहरे मयार पर आजम हाउस में 45 मिनट तवील मुशावरत हुई। सरबराह क्रिकेट बोर्ड ने बताया मेगा इवेंट में शिरकत का हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वजीर आजम के सामने रखे। वजीर आजम ने कहा तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला हल करें। चेयरमैन पीसीबी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद की सूरत हाल से भी आगाह किया। का कहना है पाकिस्तान ICC को जरिया अपना खत एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान के पास कई ऑप्शन मौजूद। भारत के खिलाफ मैच से इंकार या स्याह पट्टियां बांधकर टूर्नामेंट में शिरकत करने का ऑप्शन जेर गौर है। चेयरमैन पीसीबी पहले ही वाज़ेह कर चुके, हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर मिनवान अमल करेंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद कहते हैं बांग्लादेश बोला उनके साथ ज्यादती हो रही है, इस पर पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। भारत बाहमी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता तब ICC कुछ नहीं बोलता, ना किसी और मुल्क ने इस पर बात की। जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये कि मॉरल सपोर्ट किया। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ उस मीटिंग में, जिसमें आउट ऑफ 16 मेंबर्स 14 मेंबर्स ने उनको कह दिया कि नहीं, ICC जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की बायोलैटरल सीरीज कब से नहीं हो रही? 2007-8 जितना भी आप पीछे ले जाएं आप देखेंगे अभी किसी कंट्री की तरफ से कोई आवाज आई कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान का और इंडिया का इश्यूज है, डेफिनेटली वो पॉलिटिकल इशू है, स्पोर्टिंग इशू कोई भी नहीं है। इतना बड़ा पैसा जो उन्होंने दिया है वो इसीलिए तो दिया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान को और इंडिया को एक ही पूल में रखते हैं और उनके 3-3 मैचेस करवाते हैं ताकि वहां से वो पैसे गैर मुल्की टीमों के पाकिस्तान न आने पर ICC ने कभी मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा ICC भारत ज़दा हो गया है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करके पैगाम देना चाहिए, खेल में सियासत कबूल नहीं। काफ़ी अरसे से हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, क्या इसमें कोई भी शरीफाना किस्म की मामला आपको नज़र आता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बदकिस्मती से उस अदारे पे भी भारत का मुकम्मल कब्जा हो चुका हुआ है। अगर कोई मुल्क महसूस करे कि दूसरे मुल्क में जाके खेलने में उनको खतरात हैं, सिक्योरिटी का खतरा है, क्या ICC ने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि भाई मेज़बान मुल्क जो है वो कहता है कि मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा, आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप दौरा करें। दूसरे मुल्क जो है वो ना कोई ग़ुलाम है भारत के, ना मातहत है। पाकिस्तान ने चुनना है, नहीं खेलना चाहिए, सारी दुनिया को पैगाम देना चाहिए कि ये क्रिकेट नहीं हो रही है, सियासत हो रही है। ICC इंटरनेशनल से ज्यादा इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनी हुई है। बांग्लादेश के मामले के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं तमाम मुल्कों को वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करना चाहिए। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कितने साल बाद कोई ऐसा चेयरमैन आया है जिसने भारत को बताया बात कैसे की जाती है। ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान को नहीं तमाम कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को बाइकआउट करना चाहिए ICC का, और किसी को भी वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। कितने सालों के बाद कोई पहला चेयरमैन आया जिसने उनको इंडिया को बताया कि ऐसे बात होती है, तो इस दफा तो वो सब जो भी हो रहा है जबरदस्त हो रहा है। आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को चाहिए कि वो देखे इसको भारत कम और पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट के लिए। इन्होंने बांग्लादेश के साथ इन्होंने पहले साथ दिया है, तो अब वो नहीं खेल रहे तो इनको भी बाइकआउट करना चाहिए। अगर बाइकआउट नहीं कर रहे तो फिर इनका इंडिया के साथ भी मैच मेरे ख्याल में नहीं बनता। अगर ये बाइकआउट नहीं करते तो इंडिया के खिलाफ इनको नहीं खेलना चाहिए, ये अपनी टीम को रेस्ट दें, ना खेलें उनके खिलाफ। वेलकम बैक। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दिया, बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। खून जमा देने वाली सर्दी में भी मन चले बर्फबारी में मौज मस्ती करते नजर आए। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे की तरफ उछाले गए। रास्तों की बंदिश के बावजूद सयाह मनपसंद तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। बात करें मलिका कोसार की तो यहाँ बर्फबारी का चौथा स्पेल वक्त से जारी है। बड़ी तादाद में सयाह मरी पहुँच चुके हैं। अब एक्सप्रेस वे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, सिर्फ मकामी अफराद को दाखिले की इजाज़त है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे अरसलान अयाज से। अरसलान बताइएगा।
मौजूद हूँ लोअर टोपा चौक के ऊपर। ये एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है। यहाँ से एक रास्ता जीका गली और माल रोड की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरा रास्ता जो है कश्मीर की तरफ जा रहा है। कुछ देर पहले एक्सप्रेसवे को सिर्फ और सिर्फ जो है मुकामी लोगों के लिए जो है वो खुला छोड़ा गया था, जबकि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला अभी कुछ देर के लिए थमा है। इस वक्त हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर है। महकमे मौसमियात की यही पेशगोई है कि ये जो सिलसिला है बारिश और बर्फबारी का ये कल भी जारी रहेगा। यहाँ पर इस वक्त इंतज़ामिया हाई अलर्ट के ऊपर है। स्नो क्लियरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे को भी FWO का अमला क्लियर कर रहा है, जबकि महकमा हाईवे जो दूसरी शराएं उनकी क्लियरेंस का काम जारी रखे हुए है। दर्जे हरारत की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त -1 के करीब दर्जे हरारत है। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इस मौसम में गैस की अदम फरहमी पर शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। ख़वातीन समेत शहरियों ने SSGC के दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप लगा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान काकड़। समेत शुमाली और बालाई बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। ज़ियारत कान में तरजई, तोबा और किला अब्दुल्ला के पहाड़ी इलाकों में पीर की सुबह शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद सर्दी में सूबाई दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई न होने के बराबर है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। साल में 3 दफा 4 दफा हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमारा मसला हल करें, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। शदीद सर्दी के बावजूद गैस की अदम फरामी ने मरियाबाद और हजारा टोंग के रिहायशियों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। खवातीन समेत शहरियों ने समंगली रोड पर वाक़िया सुई सदरंग गैस कंपनी के दफ्तर के मेन गेट पर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया। तो मुतासरीन यहाँ कोई शौक से नहीं बैठता और यहाँ हम भीख मांगने नहीं आए, हम यहाँ पर अपना हक लेने आए हैं। हमारा धरना जब तक हमारा मुतालबात नहीं माना जाएगा, हमें गैस प्रेशर पूरा कंप्लीट मुस्तकिल हल नहीं दिया जाएगा, हम बैठे रहेंगे, चाहे 10 दिन हो, 2 दिन हो, 1 रात हो। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद सर्दी में एहतजाज बहुत मुश्किल काम है, ताहम उन्होंने कैंप में सर्दी से निपटने के लिए इंतजाम कर लिया है ताकि उनकी मेहनत पूरे इलाके के लिए गैस फरामी की सूरत में रंग ला सके। कैमरामैन अमीनुल्लाह मिंगल के साथ अजीजुर रहमान काकड़, YY न्यूज़, कोयटा। मरी और चमन के शहरी बरसों बाद इतनी बर्फबारी से हैरान। खैबर पख्तूनख्वा में भी रिकॉर्ड बर्फबारी। स्वात, कालाम, आलम जब्बा, मिंगोरा की वादियां बर्फ से ढक गईं। चमन, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में घर की टंकी, पानी की लाइनों और सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। कोजक टॉप पर भी रिकॉर्ड बर्फबारी। में तकरीबन 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी के बायस 6 फुट तक भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। 1982 में इसी तरह की बर्फबारी हुई थी। रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है और इतना हैवी स्पेल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बालाई इलाकों में रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी ने दांत बजा डाले। मरी में इतनी बर्फ पड़ी कि लोगों का घर के दरवाजे तक जाना मुश्किल हो गया। की तरह से याद है ये 1982 में इसी तरह की बर्फबारी हुई थी। यहाँ बर्फबारी की पोजीशन आप देख सकते हैं, गेट से लेके यहाँ तक भी आना मुश्किल है। सवात, कालाम, आलम जब्बा, मेंगोरा की वादियां भी बर्फ से ढक गईं। सयाहों की चांदी हो गई। दीर बाला, मानसेरा, बटग्राम, शांगला में भी कई फीट तक बर्फ पड़ी। चमन में कोजक टॉप के मुकाम पर कई घंटे मुसलसल आसमान से रुई के गाले गिरते रहे। रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। 3 बजे से स्पेल स्टार्ट हुआ और सुबह 9 बजे तक चलता रहा और इतना हैवी स्पेल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। कल की बर्फबारी तो बहुत सख्त है और घरों के पाइप पे जो है पानी जम गया है। कोयटा में लोगों का काम करना मुश्किल हो गया। पहले आग तापते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं। आग के आगे जाके 5 मिनट उधर रहते हैं, 2 मिनट काम करते हैं। सर्दी इतनी है कि बस बहुत मुश्किल है। कोयटा में ठंड से सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। जिला औरंगज़ई और कुरम में शदीद बारिशों और बर्फबारी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हंगामी बुनियादों पर भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से रास्ते बहाल कर दिए। पाक फौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाई के बाद एक शहरी की तदफीन मुमकिन हो सकी। कुरम में 8 किलोमीटर की मरकजी सड़क को बहाल किया गया। इंतजामिया ने बताया मना तो सदा रोड बंद होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई थीं। मकामी अमायदीन और अवाम ने पाक फौज के बरवक्त इक़दाम को सराहा। लोअर दीर के इलाके में बच्चों समेत फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू एहलकार दुश्वार गुजार रास्तों से चोटी पर गए, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा।
एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए ने बताया खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। सवात, कालाम, कागान, एबटाबाद और मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। मरी, गलियात, अस्तूर, स्कर्दू, बाग और मुजफ्फराबाद में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बलूचिस्तान में कोयटा और ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हो सकते हैं। करकरम हाईवे, बाबूसर रोड और कागान नारायण रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा है। तर्जुमान एनडीएमए का कहना है पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अवाम पाक एनडीएमए डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल ऐप से रहनुमाई हासिल करें। सिंध के मरी गोरख हिल में भी सर्दी ने रंग जमा दिया। सिंध के ऊंचे मकाम गोरख हिल में भी आसमान से रुई के गाले गिरे। सयाह खुशी से निहाल हो गए। बर्फबारी का मजा लेने गोरख हिल पहुंच गए। बर्फबारी की वजह सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। पारा मंथी 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पानी की लाइनों में पानी जम गया। अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप कहाँ से हैं अदा? भाई कराची से आए। ये बर्फ फुल पड़ी हुई है भाई। हाँ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया है। मौसम की मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद खोखर से। अहमद बताइएगा। शाम से ही लाहौर शहर को घने काले स्याह बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग, वलेंशिया टाउन, सलामपुरा, गड़ी शौ, धर्मपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। इससे कबल जो है बूंदाबांदी हुई, लेकिन फिर मौसम जो है वो दोबारा से एक मरतबा तब्दील हुआ और इस वक्त भी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटे तक गरज चमक के साथ जो है वो बारिश के इम्कानात लाहौर शहर में मतवक्का हैं। बारिश के बायस जो है वो धुंध में भी काफ़ी हद तक कमी है। लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हर दम तैयार। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मौसम की आजमाइश और दहशत गर्दी के खतरात। ऐसे में पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। जाफर बुलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सख्त मौसम और कठिन हालात में भी रेलवे लाइनों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। है गोल प्लाजा की एफआईआर मंजर आम पर आ गई। कराची के नबी बख्श पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दर्ज है कि आग का आगाज ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से हुआ था। देखते ही देखते आग पूरी इमारत में फैल गई। प्लाजा की आग का कहां से हुआ आगाज? एफआईआर में लिखा है आग ग्राउंड फ्लोर की दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में भड़की, जो देखते ही देखते पूरे प्लाजा में फैल गई। कराची के थाना नबी बख्श में इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में लिखा है रात 10:30 बजे आग की इत्तला मिली। वो पहुँचे तो इमारत के अंदर खौफनाक आग लगी हुई थी। आग की वजह से भगदड़ मची हुई थी। कई लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे। आग तेजी से फैल रही थी। पूरे वाक़े में कई अफराद जाँ बहक, कई धुएं से मुतासिर हुए। इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया, दुकानें जल गईं। झुलसने और दम घुटने से 71 अफराद जाँ बहक हुए। यार में तमाम जाँ बहक अफराद के नाम और पोस्टमार्टम नंबर शामिल। ये भी दर्ज है प्लाजा में आग बुझाने, हंगामी हालात से निपटने के मुनासिब इंतजामात नहीं थे। कई गेट बंद थे, इमरजेंसी अखराज के रास्ते नहीं थे। बिजली भी मुनक़ता हो गई। लोगों को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। इन वजूहात के सबब कीमती जानी और माली नुकसान हुआ। ये वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा पाया गया। तफ्तीश इंचार्ज CIC गार्डन डिवीजन करेंगे। कराची में गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अब तक 19 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सलमान नूदी हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी सलमान। देखिए, गुल प्लाजा आतिश ज़दगी का वाक़या है। पुलिस की जानिब से वाक़े की तफ्तीश जारी है। पुलिस हुकाम ने अब तक 19 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसमें यूनियन अहदेदारान हैं, बिल्डिंग के गार्ड्स हैं, दुकानदारों और ताजरों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पुलिस कहती है कुछ पॉइंट्स पर अभी तफ्तीश होना बाकी है, जिनमें जो कई दरवाजे हैं, जब ये आग लगी थी तो उनके दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, उन दरवाज़ों पर ताले पड़े थे। इस पॉइंट पर तफ्तीश होना बाकी है। जब ये बिल्डिंग में आग लगने का वाक़या पेश आया था तो इमारत की बिजली मुनक़ता कर दी गई थी। इस पॉइंट्स में भी अभी कुछ पुलिस कहती है कि मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं।
पुलिस हुकाम का ये कहना है कि आज से गुल प्लाजा की निगरानी की जिम्मेदारी जिले इंतजामियों को हवाले कर दी जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की निगरानी में अब इस इमारत के हवाले से मजीद फैसला भी किया जाएगा। पुलिस हुकाम ये कहते हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइल तो मौजूद रहेगी, लेकिन अब बिल्डिंग के गार्ड्स ही यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। बैकअप पर पुलिस का अमला भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदार कहते हैं सर्चिंग मुकम्मल होने के हवाले से वो मुतमईन नहीं। दुकानदार सिद्दीक तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतजामिया ने सर्चिंग मुकम्मल करने पर उन्हें ब्रीफ नहीं किया। अब भी मलबे में इंसानी अज़ा हो सकते हैं। यही अपील है कि भाई खुदा के वास्ते इसको रिकवर किया जाए, जो बॉडीज़ हैं जो भी हैं इसको ऑपरेशन को दोबारा स्टार्ट किया जाए। ये कोई मतलब कोई हल नहीं है मसले का कि आप इसको सील कर दें और इसको जो है ना बिल्कुल पैक करके वो ख़त्म कर दें। हमारी दिल आज़ारी भी हो रही है, ऑपरेशन रोक दिया गया कि मखदूश इमारत है, इसको हम चाहते हैं कि प्रॉपर काम हो, जो गुस्सा है उनको सारी चीज़ें मिल जाएं। कितने से लोग जो अभी भी फिर रहे हैं कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, अभी भी लोग अंदर मौजूद हैं। अंदर लोग तो हैं और इस ऑपरेशन को रोकना नहीं चाहिए। रेस्क्यू के बाद सारी चीज़ें हैं, उनको जाना चाहिए अंदर। गुल प्लाजा को सिक्योर करने के लिए मुहासरा किया है, सील नहीं। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं गुल प्लाजा में किसी गैर मुतल्लिका शख्स के दाखिले की इजाज़त नहीं। कोई मुतासरा फैमिली का शख्स अंदर जाना चाहे तो हम महफूज तरीके से लेकर जाएंगे। दुकानदारों को सामान भी अंदर मौजूद है, उन्हें भी हिफाजती इक़दाम के साथ अंदर लेकर जाएंगे। सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वर्सा ने DNA सैंपल नहीं दिया। सैंपल नहीं देंगे तो नाम लिस्ट से निकाल देंगे। डेड बॉडीज भेजी हैं 73 हैं, लेकिन प्लस माइनस हो सकती हैं। हो सकता है किसी एक बंदे के 2-3 बॉडी पार्ट 2-3 बार वो गए हों। 79 की मिसिंग लिस्ट फाइनल है। 13 लोगों ने जो क्लेम किए थे हम उनसे रब्ता मुसलसल कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ, हमें DNA सैंपल दे दें, अदरवाइज़ फिर नाम हमें निकालने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कराची में सर्दी ज़्यादा है, 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो। बातें करने वालों को कहता हूँ कि पर्दा ना उठाओ तो बेहतर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरंगी कॉज़वे पुल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है, किसी के पास तखरीब कारी का सबूत है तो पेश करे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। सानहे गुल प्लाजा के खिलाफ सीन असेंबली में MQM का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाए, जिसका नाम आए उसे सजा दें। सिंध में फॉरेंसिक लैब, साइंस लैब के क़याम में ताख़ीर, ख़ुसूसी गाड़ियाँ मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों ना बन सकी। ARY न्यूज़ सिंध फॉरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट्स सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताख़ीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाब गैर तसली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी, सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नायब ने सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक मरासला लिखकर प्रोजेक्ट के दस्तावेज तलब की हैं। नायब ने लिखा है सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम है। इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के दायरे इख्तियार में होगी। नायब ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को मुतवाज़ी कार्रवाई से भी रोकने की हिदायत कर दी। नायब की जानिब से तमाम मुतल्लिक़ा अफसरों को ताउन की हिदायत की गई है। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी ख़त लिख दिया गया। स्टेट बैंक का 45 रोज़ के लिए शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान किया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया शरह सूद बरकरार रखने की बुनियादी वजह महंगाई है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जा सकती है। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हो रहा है। रेट है उसको अभी करंट लेवल के ऊपर मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट मीटिंग तक 10.5% का रेट जो है वो अनाउंस किया है। सारी वजूहात हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर भी फोकस किया। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% के दरमियान रहेगा। इसमें से कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें ये 7% को इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर उसके बाद वापस आना शुरू हो जाएगा। सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द को उमरा पर भिजवाने के लिए सिफारिश सामने आ गई है। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने सिफारिश की वफ्द अवाम की तरफ से उमरा अदा करेगा। वफ्द पहले भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जा चुका। पार्लिमानी वफ्द हर साल मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा जाएगा।
वफ्द में शामिल अरकान के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन कायमा कमेटी वफ्द की सरबराही करेंगे। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के वफ्द के अरकान की तादाद 7 से बढ़ाकर 10 करने की तजवीज़ सामने आई। कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर मेंबरान की जानिब से हज कोटा की तायीद की गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं पायदार अमन के लिए पॉलिसी बनाना होगी। मनसूबा साज तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाएं। विफाक पर सूबे के 4,758 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वादी तीरा से मुतालिक नोटिफिकेशन माफ़ी के साथ वापस ना लिया गया तो पख्तून कौम का जरगा बुलाऊंगा। कि सूबाई हुकूमत को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। कल एक प्रेस रिलीज जारी की। ये प्रेस रिलीज सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान तसादुम का परवाना है। 4,758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है। इतवार के दिन में तमाम पख्तून कौम को इकट्ठा करूंगा, का जरगा बुलाऊंगा अगर ये नोटिफिकेशन माफी के साथ कल वापस नहीं लिया गया। वादी तीरा पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की कड़ी तनकीद। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था। आज ये दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। सुहेल आफरीदी को मशवरा देता हूँ, शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी ख़त्म करें। तीरा और कुरम को तकारीर की नहीं, वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ना कि सियासी ड्रामा और इंतशार होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुत्तहिदा अरब इमारात के 4 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रेसिडेंशियल फ़्लाइट टर्मिनल पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया गया। UAE वज़ीर इंसाफ ने खैर मकदम किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा हैं। सदर का दौरा 29 जनवरी तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत UAE की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। सदर का दौरा पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी के आज़म का मज़हर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुदूद ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने एलामिया में वाज़ेह किया कि उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। फ़ौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात समझता है बातचीत, कशीदगी में कमी, आलमी क़वानीन पर अमल दरामद और रियासती खुद मुख्तारी का एहतराम ही हालिया बहरान से निपटने का मौसर तरीक़ा है। एशिया का सबसे बड़ा फिल्मी मरकज़ बारी स्टूडियो फरोख्त हो गया। फनकारों और फिल्म साजों ने अपनी सुनहरी यादें ताज़ा की। कुछ लोगों का कहना था ये बस एक इमारत थी। फिल्में इमारतें नहीं, जहनों से बनती हैं। लाहौर से सिदरा गयास की रिपोर्ट। साल 1950 में कायम होने वाला बारी स्टूडियो, जहां कभी 24 घंटे शिफ्टों में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। इस स्टूडियो से वाबस्ता सीनियर अदाकार और फनकार आज भी इन सुनहरी यादों को अपने सीने में समोए हुए हैं। मैंने सुना, ये खबर आई कि बारी स्टूडियो बिक गया। बारी स्टूडियो का एक ये भी फख्र है, जब बारी मलिक साहब थे कि वहाँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आते थे। जो सबसे खूबसूरत और जो सबसे हसीन बात है उस स्टूडियो की कि मेरी पहली मुलाकात मैडम नूरजहां से वहाँ हुई। पहली दफ़ा मैंने भी मैडम नूरजहां को देखा था। सीनियर प्रोड्यूसर्स के मुताबिक बारी स्टूडियो उनके लिए एक पहली दरसगाह का दर्जा रखता है। बड़ा दुख हुआ कि जहाँ से हमारा परवान हम चढ़े, हमारी परवाज बनी, तो वो स्टूडियो अब नहीं रहा। कुछ हलकों का ये भी मानना है कि बदलते वक्त के साथ बारी स्टूडियो का ख़त्म होना कोई गैर मामूली बात नहीं। बारी स्टूडियो बिक गया, मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ। फिल्म बिल्डिंग से नहीं बनती, फिल्म तो ब्रेन से बनती है। बारी स्टूडियो के मुस्तकबिल और इसकी अहमियत से मुतल्लिक सीनियर अदाकारों और प्रोड्यूसर्स ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ का मुतालबा है कि इसे तारीखी विरसा करार देकर महफूज किया जाना चाहिए था,
जबकि बास के ख्याल में इसके खात्मे से इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।